ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यह खाओ स्वस्थ रहो परफेक्ट डाइट प्लान से प्रभा आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी डायलिसिस के विषय में। ये एक बहुत बड़ी समस्या पर सबको नहीं होती, पर जिनको हो जाती है उनको बहुत परेशान करती है। मित्रों, इतना परेशान करती है कि इंसान कई बार सोचता है इतनी बार डायलिसिस करवाने से अच्छा कि मर जाओ। क्योंकि मेरे सामने ऐसे लोग आए हैं और हम उनको ये कहते हैं कि यदि आप हमारे निर्देशों को पालन करेंगे तो आप इस समस्या से बाहर निकल पाएंगे। मित्रों, अब सबसे पहले इसकी जो प्रोसेस है उसमें तकलीफें क्या क्या होती है वो बता दूं। क्योंकि जब एक बार आपका डायलिसिस चालू हो जाता है, यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो ये आजीवन चलता है। और इसमें किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद भी कभी कभी वो दूसरी किडनी भी खराब हो जाती है जो आपको मिलती है। क्योंकि क्या होता है ना, आपके शरीर में जो गड़बड़ियां चली, जो आपके खान पान रहन सहन की जो गलतियां आप करना नहीं बंद करते, उसकी वजह से आपकी किडनी जो फेल हुई थी तो आपकी टेंडेंसी खत्म नहीं होती है। इसलिए आपकी किडनी बार बार विषाक्त होती रहती है और जो आप नई किडनी लेते हो वो भी गड़बड़ कर जाती है। और मित्रों, कई बार किडनी ट्रांसप्लांट लंबा भी चल जाता है, जो करवाते हैं चल जाता है, लेकिन किसी किसी को सूट नहीं करती। किडनी दूसरे शरीर की होती है, सूट नहीं करती है, तो फिर उनको वो काम नहीं आती है। तो बहुत सारी चीजें हैं और खर्चे पे खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। सरकारी अस्पतालों में इसकी व्यवस्था है पर उनको भी कुछ इंजेक्शन आदि कुछ होते हैं जो अलग से लाने पड़ जाते हैं, तो खर्चे पे खर्चे होते हैं। अब तो डायलिसिस का खर्चा एक बार का करीब 500 से लेकर 2-3 हजार तक का जाता है। जैसा अस्पताल है आपका वैसा खर्चा डायलिसिस का जाता है। और मैंने मित्रों जिनका मैंने ट्रीटमेंट किया वो ये बताते हैं कि डॉक्टर ये कह देते हैं कि हमारा रूटीन मत बिगाड़ो, यानी कि आपको डायलिसिस करवाने जाना ही है, आप उस समय पे पहुंचे नहीं तो फिर उनका रूटीन बिगड़ जाता है। तो कुछ ऐसी बातें भी हैं। अब मित्रों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपको मैं जो बताने जा रही हूँ, यदि आप प्रत्येक निर्देश को ध्यान से सुनेंगे, पालन करेंगे। मित्रों, हमने हफ्ते के 2 डायलिसिस जिनके हो रहे थे उनके 15 से 20 दिन में बंद करवाए हैं। बस निर्देश कितना पालन करते हैं सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। और जिनके 3 से 4 थे उनके महीने भर लग गए हैं। और हाँ, जिनके उससे ज्यादा थे उनको राहत तो मिली है, पर बात इतनी सी कि उनमें हिम्मत नहीं होती। यदि आप हिम्मत हार जाते हैं तो जीवन में कोई आपको ठीक नहीं कर सकता। यदि आप हिम्मत रखते हैं, आप में जीने के जोश है, जो उमंग है, तो मित्रों मैं तो ब्रेन ट्यूमर से लड़के लौटी हूँ, आप भी लौट सकते हैं। और बिना किसी गोली के लौटे, बिना किसी दवा के लौटी हूँ, तो आप भी वो चीज कर सकते हैं। आशा है आपको मेरी बातें स्पष्ट हो रही होंगी। क्योंकि हम सबसे पहले काम एक ही करते हैं कि आप करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि लोग मेहनत करने को तैयार नहीं होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्रिएटिनिन है ये होता क्या, ये बढ़ता कैसे है। होता क्या ना मित्रों, हमारा जो शरीर है ना, इसमें मल पदार्थ बाहर निकालने के 2 बड़े मार्ग हैं, एक मल मार्ग और दूसरा मूत्र मार्ग। अब यदि हमारे शरीर में जब विषाक्त पदार्थ इतने बढ़ जाते हैं, हम जब पानी कम पीते हैं, विशेष स्थिति बनती है पानी कम पीने से। और उसके साथ ही जो स्थितियां बनती है कि पानी कम पीने के साथ जो हमारे शरीर में हम खा पी रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, जो उल्टा सीधा खान पान होता है, उसके कारण हमारे शरीर में जो विषाक्त पदार्थ बढ़ जाते हैं, विषैले तत्व यूरिया आदि जो बढ़ जाता है, यूरिक एसिड वगैरह जो भी बढ़ जाता है मित्रों, अमोनिया, जो भी आप जिस नाम से भी आप उसको जान लो, वो जो भी बढ़ जाता है, उसके बढ़ने के कारण से मित्रों हमारी जो किडनी होती है ना, उसमें जो छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं वो ढक जाते हैं, यानी कि वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। तो वहां से पेशाब जो निकलना चाहिए, जो ब्लड में से छन के ब्लड और पानी जो अलग होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो उसको मशीन से किया जाता है। उसी प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। और मित्रों, हमारे शरीर में जो ये प्रक्रिया होती है, जो मतलब क्रिएटिनिन जिसके बढ़ने से डायलिसिस किया जाता है, क्रिएटिनिन क्या है वो भी आपको स्पष्ट कर दूं। मित्रों, हमारे शरीर में जैसे मैंने कहा ना कि छलनी का काम करती है हमारी किडनी, तो यदि उस किडनी में विषाक्त पदार्थ जिसे हम क्रिएटिनिन के नाम से जानते हैं, वो सामान्यतः एक स्त्री के शरीर में 0.6 से लेकर 1.1 तक हो तो समस्या नहीं है। वहीं पुरुषों के शरीर में 0.7 से लेकर 1.3 तक हो, यानी कि 0.6 महिलाओं के लिए 0.6 to 1.1 और पुरुषों के लिए 0.7 to 1.3 इतना हो तो इसे नॉर्मल कहा जाता है। कि यदि इससे बढ़ जाता है तो धीरे 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 किडनी काम करना कम करती चली जाती है। जो किडनी काम करना कम करती चली जाती है तो धीरे धीरे, और हम ध्यान नहीं देते हैं तो वो धीरे धीरे उसके छिद्र जो है अवरुद्ध हो जाते हैं, तो काम नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे विषाक्त पदार्थ जो मूत्र द्वारा निकलने चाहिए थे वो नहीं निकल पाते हैं और वो हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार धीरे धीरे शरीर में सूजन बढ़ना, सूजन के साथ चर्म रोग हो जाना, क्योंकि जब सूजन आती है और विषाक्त पदार्थ हमारे पूरे शरीर में, हमारे खून में मिलकर फैल जाते हैं, तो कहीं भी शरीर में कोई भी समस्या हो सकती है। आंखों में, कानों में, नाक में, मुंह में छाले वगैरह होना, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद पूरे शरीर में रैशेस आना, दाने निकलना, फोड़े फुंसियां जैसा होना, दर्द होना, पीड़ा होना, बाल झड़ना, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, चेहरे पे रैशेस वगैरह आ जाना, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब आपके शरीर में विषैला रक्त दौड़ रहा है तो कुछ भी करेगा।
क्योंकि विषाक्त पदार्थ ही हमारे शरीर को दूषित करते हैं, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। अब मित्रों मैं इसको एक लौकिक उदाहरण से, संसार के उदाहरण से आपको बताऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप विस्तार से समझते हैं ना मित्रों, तभी आप किसी समस्या को ठीक से समझ के उसका समाधान करने के बारे में सोच पाते हैं। आपको मैं एक उदाहरण दूं, हमारे रसोई में छलनी होती है जिससे हम चाय छानते हैं। अब मित्रों मैं एक छोटा सी बात आपको बताऊं, माना कि आपने 10 कप चाय की तैयारी की है और 10 कप के हिसाब से आपने सामान डाला है, आपने जो चीजें डाली हैं वो आपने बराबर चाय बनाई है, 10 कप की 10 कप आप बनाएंगे, छानेंगे तो जैसे आपकी नॉर्मल छलनी चाहिए वैसे छन जाएगी। लेकिन यदि आपकी वो 10 कप चाय 5 रह जाती है, 4 कप रह जाती है, यानी कि आधी रह जाती है, उससे काफी कम हो जाती है। अब आप उस चाय को छानने का प्रयास करिए, आप देखेंगे कि जो पहले वाली चाय जितने आराम से छनती है ये नहीं छनती है। यदि आपको 10 कप बनाने की स्थिति नहीं है तो चलिए 2 कप में बना के देख लीजिए। 2 कप में भी आपको पता चल जाएगा जो पहले नॉर्मल चाय बनती है वो आसानी से छनती है और जो गाढ़ी हो जाती है वो ठीक से नहीं छन पाती है। और वैसे ही मित्रों यदि आप चाय की छलनी जो आपने चाय छानी है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि उसके छिद्र बंद हो जाते हैं। जब उसके छिद्र बंद हो जाते हैं तो धीरे धीरे आपकी चाय छलना कम हो जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे वो बंद ही कर देगा। तो आपकी जो चाय है वो पत्ती से अलग नहीं हो पाती, नहीं कि उसमें वैसा ही रह जाता है। तो वैसी स्थिति कुछ हमारे शरीर में अंदर बन जाती है जो हमारी किडनी ठीक से काम नहीं करती। मैंने ये उदाहरण आपको इसलिए दिया है कि आप बिना छनी चाय नहीं पी सकते हैं। वैसे ही मित्रों हमारा शरीर भी बिना छना ब्लड यानी कि उसमें विषाक्त पदार्थ जो रहते हैं वो नहीं सहन कर पाता है, तो उसमें हमारे शरीर में रोग खड़े होते हैं। अब आगे बढ़ती हूँ मित्रों, इसी को और उदाहरण को थोड़ा और स्पष्ट करूं। अब यदि आपको छन्नी साफ करनी तो आप उसको हाथ से घिस के, कुछ यदि स्टील के तो आप उसको आग पे जला के उसके सारे जला सकते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर हम ऐसी चीज नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, हमें उसके लिए सही स्थिति बनानी होगी। अब मित्रों हमारे शरीर में क्या स्थिति बनती है जिसमें वो चाय गाड़ी वाला उदाहरण बनता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब हम पानी कम पीते हैं मित्रों तो हमारे शरीर में दिन में जो हमारे वेस्टेज पदार्थ जो हमारे शरीर बनाता है, हमारे ब्लड में से निकलते हैं, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, अमोनिया होता है, बहुत सी चीजें होती हैं। तो वो जो विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर से निकलने चाहिए वो निकल नहीं पाते क्योंकि हम पानी जो कम पीते हैं ना मित्रों। और मित्रों हमारे शरीर में खून कितना होता है इसको एक सीधा सीधा स्पष्ट बता दूं तो जितना हमारा वजन होता है ना मित्रों उसका 7% हमारे शरीर में खून होता है। अब माना कि आपका वजन कितना वो तो मैं नहीं जानती, 50 किलो है, 60 किलो है, 70 किलो, 80 किलो, 100 किलो, 125 किलो, कितना वो आप जानते हो। यदि आप वो शरीर के वजन के हिसाब से पानी नहीं पीते हो, एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए जितना आपके शरीर में खून है उतना तो पानी कम से कम पीजिए, क्योंकि वजन का 7% यानी कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 50 किलो वजन है तो 5 सत्ते 35 बराबर है, तो 3.5 लीटर का ब्लड आपके शरीर में होना चाहिए। तो इतना पानी तो पीजिए ताकि आपका शरीर उसको साफ कर सके, ये तो आपको समझ में आना चाहिए ना। तो ऐसी स्थिति यदि आपको समझ में नहीं आती तो जो खून गाढ़ा हो जाता है ना मित्रों वही वो स्थिति पैदा कर देता है गाढ़ी चाय वाली। अब वही यदि वो निकलता नहीं है, विषाक्त पदार्थ बने ही रहते हैं उसके अंदर, तो धीरे धीरे किडनी जाम कर देता है। तो आशा है आपको ये सारी बातें अच्छे से स्पष्ट हो गई होंगी कि हमारी किडनी खराब कैसे होती है। अब इसमें कारण बता दूं तो पानी कम पीना और बहुत सारी औषधियों का सेवन करना, दवाइयों के सेवन करना, जिससे हमारी किडनी पे लोड ज्यादा बढ़ता है। क्योंकि जब आप कोई भी रोग की दवाई खाते हैं, जैसे आपको मैं बताऊं डायबिटीज की जो दवाई खाई जाती है उसमें अक्सर डॉक्टर कहते हैं किडनी चेक करवाते रहिए, क्योंकि डायबिटीज की जो दवा है ना मित्रों हमारे किडनी और हमारे पेनक्रियास पे तो पहले प्रभाव होता है तो, और आंखों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। वहीं थायराइड की भी दवा प्रभावित करती है, ब्लड प्रेशर की भी दवा, मतलब हर दवा, हर पेन किलर, हर जो आप सर्दी जुकाम बुखार के लिए चना मटर की तरह पैरासीटामोल वगैरह खाते रहते हैं वो हमारी किडनी को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। आप एक बार कहते हैं हमने तो ज्यादा दवाइयां खाई नहीं, हमें तो शरीर में तकलीफ हुई तो दवाइयां खाई। आपने शरीर की तकलीफ के लिए ही दवाई खाई है, लेकिन वो आपके शरीर को हजम नहीं हो रहा, वो बॉडी आपका निकाल नहीं रहा है, तो आपका बॉडी विषाक्त तो हो जाता है। तो ऐसी स्थिति जो बनती है ना मित्रों हमारे लिए बहुत ही भयानक और खतरनाक होती है। तो ये इसके मैंने मोटे मोटे कारण आपको बताए, इसके अलावा खान पान रहन सहन सब होता है, क्योंकि हमारा जो आजकल खान पान है, रहन सहन, उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है तो सॉल्ट बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अलग अलग चीजें और जो हम केमिकल वगैरह खा रहे हैं वो सब हमारे बॉडी में काम करते हैं। तो ये सारे कारण हो गए मित्रों। मैं आपको बहुत ऐसे कारण नहीं बता रही जिसमें आप ये बोलो कि भाई ऐसा नहीं बताया आपने, वैसा नहीं बताया। आपका खान पान रहन सहन पूरा मैटर करता है। और कई बार हमने कहा ना कि आप जो पेट साफ होने के समय पे सो रहे होते हैं कि दिन को रात, रात को दिन बनाते हैं, तो ये भी स्थितियां जो बनती हैं ये हमारे शरीर के विषाक्त पदार्थों को निकलने नहीं देती हैं। अब मैंने कारण तो आपको काफी सारे स्पष्ट कर दिए जो आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि हमने आपको ये नहीं बताया कि आप ऐसा खाओगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ,
पर उसमें क्योंकि हम आपको कुछ चीजें गिनाते हैं, नहीं गिनाते, फिर आप बोलते कि हमारा तो काम इसने आपने बताया ही नहीं, हमारी बात इसमें आपने बताई तो ये हमारे लागू नहीं होता। ऐसा नहीं है, आप कुछ भी खाते पीते सबका लागू होता है, कुल मिलाकर आपकी किडनी काम नहीं करे, वो बात है। अब मित्रों, इसके मैं आपको कुछ लक्षण भी स्पष्ट कर दूं कि जब आपको ये शुरुआत होती है तो आप उसको पहचाने कैसे। आपके पेशाब करने में आपको ताकत लगानी पड़ती है, आपको पेशाब ठीक से नहीं हो पाता है, और पेशाब करने में कई बार आपको जलन, चुभन, पेशाब बहुत ज्यादा पीला होना, गाढ़ा होना, और ऐसा लगेगा धुंधला है, गंदला है। ये सारी स्थितियां तब बनती हैं जब आपकी किडनी मतलब खराब होने की स्थिति में, कि फेल होने की स्थिति में जा रही है, कि आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है, कि वो सारे जो उसमें गंदगी बढ़ रही है सारी उसी के लक्षण है। तो ये उसी से होता है मित्रों, सारी चीजें उसी की प्रक्रिया हैं। तो ये इसके मेन लक्षण, और इस लक्षण के साथ जो कमर में दर्द होना, पेड़ों में भाग में दर्द होना, बॉडी में कहीं भी पेन होना, सर का भारीपन होना, आंखों में गर्मी गर्मी महसूस होना, पूरे शरीर में गर्मी गर्मी महसूस होना, और ये सब इसके लक्षण होते हैं जो आपको कई बार शुरुआत में महसूस होते हैं। अब मित्रों, आपका हफ्ते में 1 डायलिसिस है, 2 डायलिसिस है, 3 डायलिसिस है, 4 है, फर्क नहीं पड़ता मित्रों। अंतर इतना पड़ता है कि आप कितने निर्देशों का पालन करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही है कि दवा मुक्त तो आप हो सकें। इसलिए हमने प्लेलिस्ट ही बनाई है दवा मुक्ति, और हमारी प्लेलिस्ट दवा मुक्ति का हिस्सा बनेगा, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम देने वाले हैं। उसमें हमने बहुत सारे और रोगों पर भी वीडियो दी है। तो मित्रों, आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपकी स्थिति क्या है, और सबसे पहले मैं एक बात आपको और बताऊं कि आप में जोश कितना है करने का, आप में जोश कितना है, जुनून कितना है आपको ठीक होने का। क्योंकि यदि आपके अंदर ठीक होने का जुनून नहीं है, यदि आप इस स्थिति से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम जब कोई चीज बताते हैं ना, उसमें मेहनत होती है। मेहनत मतलब आपको कुछ अलग से बहुत ज्यादा पहाड़ खोदने वाली मेहनत नहीं करनी है, पर हाँ, आपके मन को जो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, ऐसी कुछ चीजें आपको हमारे साथ करनी पड़ जाती हैं। और वो मुश्किल नहीं है, पर आपका मन नहीं करता तो आप कर नहीं पाते, ऐसी स्थिति आपके साथ बनती है। पर मित्रों, एक बात मैं आपको बता दूं, आप जो रोगी हुए हैं ना, वो आपके मन की चाह से नहीं हुए हैं, आपकी गलतियों से हुए हैं। जो गलतियां आप चाहते थे वो गलतियां आपने की, तब आप रोगी हुए हैं। तो यहाँ आपको ये समझना होगा कि आपकी चाहत अच्छी और सही नहीं है, इसलिए आपको उस चाहत से बाहर निकलना होगा, और आपको वो चाहना होगा जो आपके स्वास्थ्य को ठीक कर सके। अन्यथा आपके रोग को कोई ठीक नहीं कर पाएगा, और आप कभी भी डायलिसिस से निकल नहीं पाएंगे। और मित्रों, मैं आपको बता दूं, मैंने जिनका ट्रीटमेंट किया है, मैं उनकी बात बता रही हूँ। मैंने हफ्ते के दो डायलिसिस होते थे, उनको 15 से 20 दिन में हमने बंद करवाया है, और उसके बाद वो नॉर्मल लाइफ जी पाए हैं, प्राणायाम और व्यायाम करते रहे हैं, स्वास्थ्य नियम का उन्होंने पालन किया है। और उसके बाद जिनका हफ्ते में 3-4 डायलिसिस होते थे, उनको हमें महीने से 1.25 महीना लग गया। तो वो निर्देश कितना पालन करते हैं उस पर भी निर्भर करता है। और जिनका रोज का डायलिसिस था, उनका तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर थी, तो भी उनको हमने राहत तो दी है, पर हम उनको कितना पूरा ठीक नहीं कर पाए हैं। क्योंकि मैं आपको स्पष्ट करके बता रही हूँ, पर क्योंकि वो हिम्मत नहीं कर पाते, वो हिम्मत हार जाते हैं। अब इतना हो गया तो अब क्या होगा, उनके शरीर में आलस बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जो दवाइयां वगैरह चल रही है उसमें पेन किलर वगैरह होते हैं, तो आलस बढ़ता चला जाता है, कर नहीं पाते हैं। यदि उनको कोई करवाने वाला हो जाए, जो उनको 2-3 घंटे नाक पकड़ के अनुलोम विलोम करवा दे, तो कुछ बन सकता है, और वो बाहर भी आ सकते हैं। पर उसके लिए फिर किसी को करवाना पड़ता, वो खुद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति ही ऐसी नहीं होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों, कि आपको जो करना है, क्या क्या करना है। मित्रों, सबसे पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जैसे कि कहा, पहले प्लेलिस्ट दवा मुक्ति है, दूसरी प्लेलिस्ट उसके बाद स्वास्थ्य नियम की है। स्वास्थ्य नियम में हमने बताया है कि आपको नाक में तेल क्यों डालना है। अभी आप बैठे मेरे सामने, काम करिए, रसोई में जाइए, 2 बूंद गुनगुना घी ले लीजिए, गुनगुना करके ले लीजिए। तो पिघला है तो ऐसे ही ले लीजिए, क्योंकि अभी आपको डालना नहीं है, खाली लगाना है। वीडियो देख के आपको डालना है, आपको पता चल जाएगा कैसे डालना है। लगाना क्यों है मित्रों, मेरे साथ करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा जो सहारा मिल जाएगा, अभी थोड़ा सा जो आपको सांस लेने में आसानी हो जाएगी ना, वो आपको रास्ता बता देगी कि आप आगे इसको फॉलो करिए, ताकि आप ठीक हो सके। इसलिए मैं भी आपसे कह रही हूँ कि अभी आप एक काम मेरे कहने से कर लीजिए। क्या करना है, 2 बूंद खाली ऐसे तेल या घी, जो भी नारियल का तेल होगा वो भी चलेगा, बादाम लोगन मैं अक्सर बताती हूँ वो भी चलेगा, आप इस तरह से ले लीजिए। उसके बाद इसको ऐसे उंगली से लेके नाक के अंदर ऐसे आराम से लगा लीजिए। आप बर्ड्स वगैरह से ना लगाएं, बर्ड्स वगैरह में आपके एहसास नहीं होगी ना उंगली के, क्योंकि मेरे को किसी ने कहा सुझाया था कि आप बर्ड से लगा लीजिए, उंगली क्या डालने की जरूरत है। नहीं, उंगली से आपको एहसास होता है कि हाँ मेरी उंगली कहाँ तक जा रही है। बर्ड से आपको पता नहीं चलेगा, आपको फीलिंग नहीं आएगी उंगली में, उंगली वाली फीलिंग अलग होती है ना। तो आप इस तरह लगा लीजिए, और उसके बाद आप आगे का वीडियो देखिए। ये स्वास्थ्य नियम की आवश्यक हिस्सा है।
तो मित्रों, आप नाक में घी तेल डालिए ताकि आपका नाक से सांस चल सके। कैसे डालना है स्वास्थ्य नियम में पता चलेगा। उसके बाद पानी आप नहीं पी सकते, पर हाँ, आप जब हमारे आगे के निर्देशों का पालन करेंगे ना मित्रों, तो जैसे यदि आपको लगता है कि आपका शरीर एक्टिव हो रहा है, आपकी किडनी एक्टिव हो रही है, आपको पता चलेगा, आपके अंदर के भाव आपको बताएंगे। और साथ ही, क्योंकि जब आप हमारे निर्देशों का पालन करते हैं ना, आपकी अंतरात्मा अपने आप जागृत हो जाती है, वो जागृत होने लग जाती है। क्योंकि जब आप सही चीजें करते हैं ना मित्रों, तो आपका बॉडी रिएक्ट उस पर करता है। तो आपकी बॉडी में जब आपको लगे कि पेशाब होने लग गई है, तो जैसे आपकी पेशाब होने लग जाती है, वैसे धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं? जितना आप निकाल सकते हो उतना बढ़ा सकते हैं। सीधी सी बात है। अब मैं इसमें आपको प्रतिशत नहीं बता सकती कि इतना नाप लो, इतना नाप लो, इतना पीना, नहीं। आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए और पानी आपका बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे आपका पानी बढ़ता है, क्योंकि जैसे आप हमारे निर्देशों का पालन करेंगे ना, वैसे आपको समाधान मिलेगा, तो धीरे धीरे आप पानी बढ़ा पाएंगे। अभी नाक में तेल पड़ गया, भोजन सही करिए मित्रों। भोजन आपको हल्का लेना है, सुपाच्य लेना है, जो हमने स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में आगे बताया। मैं तीसरी बार स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट बोल रही हूँ, क्योंकि आप कई बार एक ही प्रश्न करते हैं कि खान पान हमें क्या अपनाना है, तो आपको स्वास्थ्य नियम में वो भी मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगली प्लेलिस्ट है प्राणायाम की। प्राणायाम में मित्रों मैं आपको बता दूं आपको कैसे करना है। आपको सबसे पहले बैठना सही तरीके से। आप बैठ नहीं पाते तो लेट के भी कर सकते हैं, मैं सारी बातें बताई हैं। तो मित्रों, जब आप बैठेंगे ना, तो आपको ध्यान ये रखना है, आपको सीधा बैठना है। यदि आप सीधे नहीं बैठ पाते हैं तो आपको समस्या होगी। समस्या क्या होगी? आपकी पीठ सीधी होना अनिवार्य है, अन्यथा आपका प्राणायाम ठीक से नहीं हो पाता है। तो आपको कैसे करना होगा मित्रों? जब आप बैठते हैं तो आप सीधा एकदम ऐसे करके बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। आपके जो आगे का कपड़ा है ना, उसमें सलवटें नहीं पड़ेंगी तो और अच्छी बात है। जैसे ये कपड़ा आप सीधा हो गया, आप देख सकते हैं मैं एकदम सीधी बैठी हूँ। पर हाँ, आप बोलेंगे हमसे बैठा नहीं जाता, कमरे में दर्द है, ये है वो है। तो मित्रों, जैसे जैसे आप हमारे अगली प्लेलिस्ट यानी कि संपूर्ण प्राणायाम की वीडियोस देखेंगे, आपको पता चलेगा आपको कैसे क्या करना है। मित्रों, हमारे वीडियो आपको बहुत सारे देखने होंगे, एक दो वीडियो आपको देखने से काम नहीं चलेगा। आपको पूरी प्लेलिस्ट की प्लेलिस्ट देखनी होगी, ताकि आप गलतियां ना करें, आप सारे निर्देशों को समझ सके। उसके बाद आप धीरे धीरे आराम से प्राणायाम करना शुरू करेंगे। अब प्राणायाम में आपको भस्त्रिका करना है 5 से 15 मिनट, क्योंकि आपको दिन भर में 2 से 3 घंटा प्राणायाम करना है। आप बोलेंगे हम यही करते रहें, हम और काम नहीं करें। यदि आप ऐसी स्थिति में हैं मित्रों, तो आपकी सबसे पहली आवश्यकता अपने शरीर के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति है। तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको समय देना ही होगा। यदि आप बिस्तर पे आने की स्थिति में बन जाएंगे तो आपका काम कौन करेगा? इससे अच्छा है कि आप बिस्तर पे नहीं आ पाए, उससे पहले आप शुरुआत कर लीजिए, ताकि आपकी किडनी अभी ही ठीक हो जाए। आपके यदि डायलिसिस चालू नहीं हुआ है तो आप 2 घंटा प्राणायाम कर लेंगे ना मित्रों, आपका डायलिसिस की स्थिति खत्म हो जाएगी। और यदि आपकी पेशाब हो रही तो आप पानी भरपूर पीजिए और प्राणायाम करिए, ताकि आपकी किडनी बिना डायलिसिस के ही क्लियर हो जाए। फिर आपको डायलिसिस नहीं करवाना पड़ेगा। आप मित्रों, कई बार क्या होता है ना, मैंने जो लोगों को देखा है, डॉक्टर के बातों पर कुछ ज्यादा विश्वास करते हैं मित्रों। कई बार डॉक्टर हमें गलत तरीके से भी फंसाते हैं। मैं सभी डॉक्टर की बात नहीं करी, पर कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं मित्रों जो कहते हैं कि हमारा रूटीन मत बिगाड़ो। नहीं कि आप यदि नहीं जाते डायलिसिस के लिए तो उनका रूटीन बिगड़ जाता है। वो पेशेंट के हिसाब से जो रूटीन होना चाहिए वो डॉक्टर अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ मेरा थोड़ा सा विरोध होता है, डॉक्टरों से भी होता है और पेशेंट्स को भी मैं बोलती हूँ, यदि आपका शरीर नहीं मांग रहा तो आप डायलिसिस क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि शरीर मांगे तब आप करवाइए ना। ये सूजन नहीं बढ़ी, आपको तकलीफ नहीं हो रही है, तो आप उसको ऐसे ही क्लियर होने दीजिए। और ऐसे यदि आप क्लियर करते हैं तो आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। पर यदि आपको लगता है कि 2 दिन हो गए, मुझे डायलिसिस के लिए जाना ही पड़ेगा, नहीं तो डॉक्टर ऐसा करेगा वैसा करेगा, तो मित्रों ये आप फिर कभी डायलिसिस से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हाँ, थोड़ी हिम्मत आपको करनी पड़ेगी, और हिम्मत नहीं करते तो कभी भी कुछ भी नहीं होता है। इसलिए आपको तरीका बता रहे, रास्ता बता रहे हैं कि ताकि आप डायलिसिस से बाहर निकल सके। हमारे दर्शकों को कभी कभी कहते दीदी बहाना बनाना पड़ता है। बहाना बनाना पड़ता है कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हम यहाँ गए थे, हम वहां जा रहे हैं, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बहाने बनाने पड़ते हैं। और मैंने ठीक होने के लिए बहाने बनाए और मेरे दर्शक ठीक भी हुए हैं। मेरे दर्शक भी ठीक हुए हैं, जिनका मैंने ट्रीटमेंट किया वो भी ठीक हुए हैं। पर हाँ, हमने 4 डायलिसिस को तो पूरा क्लियर किया है, मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। पर उसके आगे वो हिम्मत नहीं कर पाए तो ठीक नहीं हो पाए, वो भी स्थिति बनी है। पर उनका जो नॉर्मल जीवन चला था उसमें हमने बस कुछ वृद्धि कर दी है, ये हमने किया है। यदि आप कहा ना कर लें तो 4-5 घंटे कोई करवा दे तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, अब हम आपको प्राणायाम में बता दो कितना करना है। भस्त्रिका आपका 5 से 15 मिनट होगा। उसके बाद आपको कपालभाति करना है। कपालभाति जो आप करेंगे ना मित्रों, इतना आपको ध्यान रखना है कपालभाति में कि आप 10 मिनट से ज्यादा, बहुत से बहुत 15 से 20 मिनट, यदि आपकी को कफ ज्यादा बनता है तो आप आधा घंटा भी कपालभाति कर सकते हैं। सिर्फ सिंपल गति से। कैसे?
1 सेकंड में 1 से ज्यादा आप नहीं करेंगे, इस गति से ज्यादा आप गति नहीं बढ़ाएंगे। अब अगर हमारी गति बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करिए। अब अपने सामने मेरे पास अभी यहाँ घड़ी, मेरी घड़ी कहाँ गई, मैंने ध्यान नहीं दिया है। हाँ, घड़ी है मेरे पास, छोटी सी डिजिटल वॉच है, उसको आप रखिए। आप डिजिटल वॉच के साथ, आपके मोबाइल में भी होगी तो वो रखिए, और उसके साथ यदि आप प्राणायाम करेंगे 1 सेकंड जहां चलता है बस उसी के साथ आपका स्ट्रोक चलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चलना चाहिए। उससे कम चलेगा आपको चलेगा, लेकिन ज्यादा करेंगे तो हो सकता है आपकी बॉडी में गर्मी बढ़ा दे, तो वो काम आप बिल्कुल ना करें। तो ये आपको करना है प्राणायाम के रूप में। और उसके बाद आपको अनुलोम विलोम जो करना है मित्रों, अनुलोम विलोम अनलिमिटेड आप कर सकते हैं। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, ये आपको दिन में हफ्ते में 5, 6, 7 डायलिसिस है, रोज का आपका डायलिसिस है, तो आप उनको लगातार करवाते रहिए, वो धीरे धीरे उससे रिकवर हो सकते हैं। बस हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, पहले कई बार बता चुकी हूँ। तो ये बात है मित्रों। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि कपालभाति आपका हो गया, अनुलोम विलोम आपका 2 से 3 घंटा मैंने आपको बताया, उससे ज्यादा भी करना चाहे तो कर सकते हैं। जितनी जल्दी आपको ठीक होना उतना ज्यादा आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो आपको उज्जाई करना है तो उज्जाई करिए, भ्रामरी, उद्गीत आप आराम से कर पाएंगे, समस्या नहीं आएगी। बाह्य प्राणायाम अग्निसारी तब करें यदि आपके शरीर में गर्मी ना बढ़ रही हो, तो आप कर सकते हो। कई बार क्या होता है ना, जो आप दवाइयां खाते हैं, जो चीजें ले रहे हैं, उससे आपके शरीर में गर्मी बढ़ती है। और मित्रों, गर्मी बढ़े तो कपालभाति भी 5 मिनट से ज्यादा आप ना करें। देखिए, हीट है आपके बॉडी में तो नहीं करना है, और हीट नहीं है तो आप कर सकते हैं। पर अनुलोम विलोम आप अनलिमिटेड कितना भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब मैं आपको मुद्रा भी बता दूं, क्योंकि मुद्राएं आपको समझना बहुत जरूरी है। यदि आप मुद्राएं समझ लेंगे तो आपको और आसानी होगी आपको इसको ठीक करने में। तो मुद्राओं के लिए मित्रों मैं आपको बता दूं, आप जब प्राणायाम करेंगे ना, आपको मुद्रा जो लगानी है, यदि आप ये ध्यान दीजिए, आपके बॉडी में सूजन है, ध्यान से सुनिएगा मित्रों, ये आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यदि आपके शरीर में सूजन है तो आप जो छोटी उंगलियां हैं, इसको जल का सूचक माना जाता है, और ये सूर्य है। तो यदि आपके शरीर में सूजन है तो एक छोटी उंगली जो है ना, आप यहाँ लगाइए अंगूठे के मूल में, और अंगूठे से उसको हल्का सा प्रेशर देना। ये आपकी मुद्रा लगेगी कब, जब आपके शरीर में सूजन है तब। ध्यान से सुनिएगा, सूजन है तो ये मुद्रा आप लगाएंगे। और यदि आपके शरीर में सूजन नहीं है, आपके शरीर में पानी की कमी आपको लगती है, आपके शरीर में सूखापन लगता है, क्योंकि आप पानी ज्यादा पी नहीं सकते, क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी होती है ना, मैंने सुना है आप जैसे लोगों को कि खाली 1 ढक्कन पानी दे दो, होठ गीले कर लो। तो मतलब ये बहुत, मुझे ऐसा तरह सा रोना आ जाता है ऐसी बातों पे, पर मैं कुछ कर नहीं पाती, कुछ तो ऐसी स्थिति बन जाती है मित्रों। तो आपको क्या करना है, आप यदि ये उंगली इस तरह लगाते हैं, छोटी उंगली, ठीक है, ये ऐसे लगाइए, आपको ये मुद्रा करनी है। यदि आपके शरीर में रूखापन है, सूखापन है, सूजन नहीं है, तो आप ये मुद्रा लगाएंगे, और सूजन है तो ये मुद्रा लगाएंगे। यदि आपकी बॉडी में शक्ति की कमी लगती है, आपको वीकनेस लगती है, तो आप दिन रात चलते फिरते ये मुद्रा लगा सकते हैं। और मित्रों, ये मुद्रा आप घंटों भी लगाते हैं, इसमें उंगलियां दुखती नहीं, इसमें भी उंगली दुख जाती है, ये उंगली दुख जाती है, और ये उंगली कई बार दुख जाती है, क्योंकि सीधी नहीं रह पाती है। ये उंगली मुड़ी रहे आवश्यक नहीं है, ये आप बलपूर्वक सीधा नहीं करेंगे, क्योंकि उंगली आपको खाली टच करनी है, ध्यान दीजिए, ये आपको खाली टच करना है, आपको प्रेशर नहीं देना है इसमें। और बाकी उंगली आपको सीधा करने का प्रयास करना, कितनी सीधी होती हैं वो डिपेंड करता है। मेरी इतनी ही सीधी हो पाती है, इसलिए मैं आपको ऐसे करके बता रही हूँ। आपकी पूरी सीधी हो जाए तो पूरी सीधी कर लीजिएगा, पर हाँ, नहीं तो जितनी होती है उतनी करिए। पर ये उंगलियां 2 सीधी हो जाती है मेरी, वो मैं पूरा सीधा रखती हूँ। तो ये आपको ध्यान देना है मुद्रा करते समय। और मित्रों, मुद्रा के बाद और आप जो प्राणायाम करेंगे उसके साथ ही मुद्राएं कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और दूसरी मुद्रा मित्रों, यदि आपको बॉडी में ठंडक ज्यादा लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बॉडी में ये ठंडक ज्यादा है, तो आप ये लिंग मुद्रा है, ये एक लिंग मुद्रा है। ये मुद्रा आपको कैसे लगानी है मैं आपको बता दूं। लेफ्ट हाथ की उंगली, जो बायां हाथ है ना, उसकी उंगली नीचे रहेगी। आप ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे एक के बाद सारी उंगलियां आप ऐसे सेट कर दीजिए, ठीक है। सारी उंगलियां हमने सेट कर दी है, देखिए लेफ्ट की उंगली नीचे है और सारी उंगलियां हमने सेट कर दी है। अब आपका राइट का अंगूठा ऊपर आ गया है, इस तरह से इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद आप अंगूठे को खड़ा कर दीजिए, ये है, ठीक है। आशा आपको एकदम, मैंने बहुत आराम से बताया, बहुत बारीकी से बताया, आपको स्पष्ट हो गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो थोड़ा स्लो करके सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो ये आप ऐसे कर लीजिए। तो ये आपकी लिंग मुद्रा है। हाँ, यदि आपके बॉडी में हीट बढ़ी हुई है, गर्मी बढ़ी है, तो इस मुद्रा को बिल्कुल ना करें, ये आपके शरीर में रूखापन सूखापन ले आएगा। तो ये आपके लिए बिल्कुल काम की नहीं है। अब मित्रों, जिनकी किडनी एक्टिव नहीं है, जिनको अपनी किडनी को एक्टिव करना है, रोज से अब चीजें करनी है, क्योंकि हमें प्राणायाम तो हमने बता ही दिया आपको, उसके अलावा पॉइंट वगैरह क्या दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मैं व्यायाम विशेष नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि व्यायाम आपके शरीर में शक्ति नहीं है, कमजोरी ज्यादा है। तो मैं आपको बताऊंगी सूक्ष्म व्यायाम, जो हमने अगली प्लेलिस्ट जो है ना, हलन चलन व्यायाम,
संपूर्ण प्राणायाम के बाद अगली प्लेलिस्ट प्राणायाम की भूल सुधार है, उसको आप देखें ना देखें, यदि आपको लगता है आपने पहले प्राणायाम किया है, गलती कहाँ करे तो समस्या हो सकती है तो देख लीजिएगा। नहीं तो अगली प्लेलिस्ट हलन चलन व्यायाम या व्यायाम खाली व्यायाम के नाम से भी आपको मिलेगी, क्योंकि मैंने पहले नाम हलन चलन व्यायाम किया था, उसका नाम शायद मैंने बदल दिया। तो उसमें आपको कुछ सूक्ष्म व्यायाम की वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको हाथ ऐसे ऐसे हिलाने हैं, जो भी करना है वो आप उनको देख लीजिएगा, ताकि आपकी बॉडी में जो सूजन वगैरह आती है ना, उससे आप अपनी बॉडी को हलचल दे सकें। ये देखिए आपको सूक्ष्म व्यायाम कैसे करना है, जैसे ये है, हाथ पैर हिलाने हैं, थोड़े ऐसे ऐसे करना है, थोड़े पैरों को खोल के आप ऐसे सीधा करके ये आप उनको ऊपर नीचे से कर लीजिए, जिससे आपकी बॉडी में जो सूजन वगैरह है, जो चीज़ें वो रिलैक्स थोड़ी हो जाएं, आपके शरीर में थोड़ा खून का दौरा चल सके। तो हमने सूक्ष्म व्यायाम की जितने भी वीडियो दिए ना, 2-3 वीडियो हमारे सूक्ष्म व्यायाम के, उनको आप देख लीजिएगा, उसका आप करेंगे ना पालन, तो आपको बॉडी में काफी अच्छा आराम मिलेगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ मित्रों, क्योंकि मैं जो बताने जा रही थी वो भी बता दूं, क्योंकि साथ में वो भी जरूरी है। हाँ, अब मैं आपको बता दूं, 2 राजमा के दाने ले लीजिए और रोज आपको फ्रेश दाने लेने हैं। ये दाने आप 24 घंटे भी किडनी पॉइंट पे लगा सकते हैं और 8 से 10 घंटे भी लगाएंगे तो चलेगा। और एक बार जो दाने यूज किए दोबारा नहीं करने हैं, और इनको आपको फेंकना कहाँ है, तो इनको आपको फेंकना है कहाँ, टॉयलेट में डालिए, ताकि इसको कोई जानवर वगैरह पक्षी वगैरह खाए ना, क्योंकि वो खाना नहीं चाहिए। ये आपके नेगेटिविटी को लेके जाएगा, आपके रोग को लेके जाएगा, तो वो उनके लिए नुकसानदेह होगा, तो उसके पाप के भागीदार आप बनेंगे। तो 2 आपको ये लेने हैं। उसके अलावा मित्रों एक बात और बता दूं, आपको 2 कलर यूज करने हैं। 2 कलर कैसे यूज करें, ध्यान से सुनिएगा मित्रों। यदि आपके बॉडी में सूजन आ जाती है, तो आपके शरीर में इसका मतलब पानी की मात्रा बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, पीला कलर मित्रों सूर्य को सूचित करता है, तो पीला कलर या थोड़ा ऑरेंज कलर भी आप ले सकते हैं। मैं ऑरेंज कलर आपको बता दूं, ताकि आपको ये जो है ना ऑरेंज कलर जो है ना, वो किडनी पॉइंट पे नहीं, मैं लगा के नहीं बताऊंगी, पर हाँ लाल मैं नीले से बताऊंगी, क्योंकि मेरे ऑरेंज मैंने लगा लिया तो मुझे पेशाब में जलन हो जाती है, इसमें मैं आपको नीले से बताऊंगी, पर कलर चेंज करके बता दूंगी आपको। तो यहाँ जो किडनी पॉइंट होते हैं मित्रों, ये हमारा हमने आपको कई बार बताया, ये हमारा ये रीढ़ की हड्डी है, और यहाँ पे हमारे दोनों साइड में यहाँ पे किडनियां होती हैं। तो आप जब यहाँ दबाएंगे ना इस तरीके से, तो जहाँ आपको खड्डा जैसा मिलता है, ये देखो यहाँ खड्डा नहीं है, यहाँ खड्डा जैसा है, वो आपका किडनी पॉइंट है। तो वहां आपको ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता दूं, पहले पॉइंट लगा दूं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। आसानी से यहाँ भी देखेंगे तो आपको जहां खड्डा जैसा मिलेगा ना, वहां आपका किडनी पॉइंट है, तो वहां आप ऐसे उसको ऐसे लगा देंगे। अब मैं आपको बता दूं कौन सा कलर आपको कब लगाना है। जब आपके शरीर में सूजन है, ध्यान से सुनिएगा, सूजन है तो आप ऑरेंज, पीला हल्दी भी लगा सकते हैं, कलर लगाना जरूरी नहीं है। और उसके अलावा ये आपका लाल कलर, ये 3 में से कोई भी कलर, ज्यादा सूजन है तो आप ऑरेंज लगाइए, कम सूजन है तो आप लाल लगा सकते हैं। और वो कलर आपको इसी पॉइंट पे लगाने हैं, जैसे मैंने आपको दिखा दिया, इस पॉइंट पे आपको ये कलर लगाना है। कौन सा, या तो ऑरेंज लगाइए या लाल लगाइए, और नहीं तो पीला भी लगा सकते हैं, मिल जाए हल्दी का भी लगा सकते हैं, उतना ही लगाना है, ये दिखा दिया मैंने आपको। और यदि आपके शरीर में पानी की कमी, की सूखापन है, तो आप उसमें फिर नीला कलर लगाइए। और आपको लगता है कि पानी भी ठीक ठाक है, बॉडी में सूखापन नहीं है, नॉर्मल चल रहा है, तो अपनी किडनी को और अच्छे से एक्टिव करने के लिए आप उसमें हरा कलर भी लगा सकते हैं। नीले की जगह आप हरा लगा सकते हैं, इस तरह से आप हरा कलर लगा सकते हैं। तो ये मैंने, क्योंकि ये कलर लगाने से मुझे नुकसान होता है मित्रों, और मैं लगाऊंगी कम से कम आधा घंटा तो रह जाएगा, तो मुझे उसमें ही गर्मी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। इसे मैं आपको दूसरे कलर से बताया, कि जो है मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ, ताकि आपको समस्या ना हो। अब उसके अलावा मित्रों दूसरा काम आपको क्या करना है, ये आपने लगा लिया, आप कितने घंटे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं मित्रों, प्राणायाम करते करते इन पॉइंट को दबा भी सकते हैं, चाहे तो ऐसे दबा सकते हैं, इसी तरीके से ये ऐसे, ये किडनी पॉइंट है, इनको आप दबा सकते हैं। और ये दोनों हाथ में दबा सकते हैं, इस तरह से। एक हाथ में मैंने यहाँ बताया, दूसरे हाथ में भी सेम पॉइंट होते हैं, इसी तरह से। हाँ, मेरे हाथ थोड़े खराब हैं, क्योंकि मेरे को बीच में जो तकलीफ हुई थी ना, उससे मेरे हाथ खराब हैं, तो आप ऐसा ना सोचें कि हाँ मेरे हाथों की स्थिति अभी ऐसी है। और मित्रों वैसे पॉइंट पैर में भी होते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया ना, बीच में ये जो होता है, ये कमर का होता है हिस्सा, ये जो बीच का है, मैं थोड़ा ऊपर बैठ जाऊँ तो मुझे आसानी से आपको बताते बनेगा। तो क्या है ना, ये जो बीच की उंगली जो है ना, दोनों उंगलियों के बीच में ये कमर का हिस्सा होता है, तो उसके थोड़ा इधर ये आपको यहाँ किडनी पॉइंट मिलेगा। कहाँ पे, इस वी पे आप यहाँ देखें खड्डा है, और जहां मित्रों आपको दर्द वहां ज्यादा होगा, जहां आपका पॉइंट होगा वहां ज्यादा दर्द होगा, तो आप उसको ऐसे दबा सकते हैं पैर में भी, और दूसरी साइड भी आप, ये दूसरा पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा इस तरह से। तो मैं पैरों में भी आपको पॉइंट लगा के बता दूं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या है ना मित्रों, कि हम जब, और मेरे को एक दर्शक ने बोला था कि आपने पैन वगैरह आपको पैरों में यूज नहीं करना चाहिए, पर मित्रों जब हम ट्रीटमेंट करते हैं ना, किसी का या बता रहे हैं, तो उसमें हमारी स्थिति ये होती है कि हम उसको ईश्वर तुल्य मानते हैं जिसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। अभी मुझे बताना
तो यदि मैं बताऊंगी नहीं तो आप करेंगे कैसे। तो इस तरीके से आप इसके पॉइंट लगा सकते हैं। ये यहाँ पॉइंट करीब आपको इसके मिल जाएंगे किडनी के। तो आप इसको ऐसे दोनों हाथ से भी ऐसे दबा सकते हैं। तो आप इसको जब दबाएंगे ना तो इससे आपको काफी आराम मिलेगा और आपकी किडनी इससे एक्टिव होगी। तो ये आप कर सकते हैं प्राणायाम के साथ में। और आपको लगाने हैं दाने। अब मैं दानों पे आती हूँ फाइनली, क्योंकि मुझे पॉइंट पहले बताने जरूरी लगे, कहीं तो आगे पीछे हो जाए, मैं भूल ना जाऊं। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ ना, आप जानते हैं, तो मैं भूलू नहीं, मेरी स्थिति ये सोचती हूँ मैं। तो अब क्या करना है आपको, अच्छा हाँ, ये अंगूठे में कलर लग गया ना, इससे मुझे दिक्कत नहीं होती है क्योंकि ये नीला कलर है, ये मुझे फायदा ही करेगा। तो अब ये क्या है, ये देखिए, ये पेपर टेप ही आपको लेने, दूसरी कोई टेप नहीं चलेगी इसके स्थान पर। तो आप क्या करेंगे, पेपर टेप आपने काट ली, 2 पेपर टेप की आपको जरूरत है। तो एक पेपर टेप मैं इसमें थोड़ा चिपका देती हूँ, दोनों मुझे लेने पड़ेंगे ना, तो मैं दूसरा भी काट लूँ ताकि आपको मैं आराम से बता सकूँ, किडनी पॉइंट चिपका के बता सकूँ। वैसे मैंने किडनी स्टोन के वीडियो में भी ये चीज आपको बताई है, यदि आपने देखा होगा वो वीडियो तो आपको पता होगा। अब आपको क्या करना है, राजमा का जो दाना है, राजमा का दाना आप देखिए एक साइज का लीजिए, बहुत छोटा नहीं लेना, बहुत बड़ा नहीं लेना, एक मीडियम साइज मैंने लिया है। और ये इसको आपको क्या करना है, हो सके थोड़ा आप उसको हाथ में रख के थोड़ा उसको एनर्जाइज भी कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी जाप कर लीजिए 2 मिनट 5 मिनट, उससे आपको एनर्जाइज हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, इसको आप ऐसे लगा दीजिए। कैसे, ये देखिए मैं लगा के आपको दिखा दूं, इस पे लगा दीजिए और दूसरे वाले पे भी हम लगा देते हैं ताकि वो हमें किडनी पॉइंट पे भी लगाते बने। ये देखिए मैंने लगा दिया है। अब आप देख सकते हैं मैंने कैसे लगाया है। अब इसको जो हमें किडनी पे जो लगाना है तो कैसे लगाना है, जैसे ये है ना, ये जो इसके दोनों आंख हैं, इसकी दोनों आंख आमने सामने रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी किडनी जो है ना अंदर की तरफ ऐसे होती है ना, वैसे ये जो है ना इसका जो आंख है, दिख रही आंख है ना, ये आंख हमारे अंदर की तरफ होनी चाहिए। कैसे, तो ये जो मैंने आपका ये देखो दाना लिया, इसको मैंने लिया और इसको ऐसे करके दाना देखो आंख अंदर की साइड है ना, और मैंने इसको यहाँ पे ऐसे चिपका दिया। ठीक है, ये देखो रखा, और उसके बाद रखने के बाद पूरा टेप जो है ना ये ऐसे फैला देंगे ना तो अपने आप वो बहुत अच्छे से चिपक जाता है, उसको और कुछ करना ही नहीं पड़ता है। और वैसे ही मित्रों दूसरा भी मैं आपको चिपका के दिखा दूं। ये देखिए, ये लिया और उसके बाद इसको दाना, ये देखो आंख अंदर की तरफ है, आंख अंदर की तरफ है ना, इसको मैंने यहाँ लेके ऐसे ये दूसरे पॉइंट पे भी मैंने चिपका दिया। और ये चिपकाना कभी किसी को भी नुकसान नहीं करता, क्योंकि किडनी को आपको एक्टिव कर देगा। एक्टिव करने से नुकसान तो कुछ होना नहीं है, जिसकी किडनी सही भी उसको भी एक्टिव होने से नुकसान होना नहीं है। तो मुझे इससे कोई नुकसान नहीं होना, इसलिए मैंने इसको चिपका लिया। तो इस तरह आप इसको चिपकाएंगे और चिपका के रखिए, 24 घंटे रख सकते हैं। और पॉइंट दबाने में मित्रों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप हाथ से दबाते ना तो भोजन के कम से कम 4 घंटे 3 घंटे बाद दबाइए, क्योंकि आपको यदि वीकनेस है तो 4 घंटे बाद भी दबा सकते हैं, और नहीं है वीकनेस तो आप 3 घंटे बाद दबाइए। इससे क्या होगा ना, कभी कभी क्या होता है ना, पॉइंट दबाने से ज्यादा दब जाते तो किसी को वॉमिटिंग हो जाती है। तो वॉमिटिंग सेंसेशन आपको ना आए, और आपको कई बार वॉमिटिंग हमें जरा ज्यादा अनइजीनेस दे जाती है, तो मैं वो नहीं चाहती कि आपके साथ हो। तो इसलिए मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं। आशा है आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। मित्रों आप चाहें इसके अलावा कुछ बातें और भी मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं। आप ये गोखरू जो आता है ना, गोखरू वो आता है कांटे जैसा होता है, मैं आपको दिखा दूं। गोखरू ऐसा होता है, ये देखिए। तो जो गोखरू है ना मित्रों, ये आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, पुनर्नवा भी मिल जाएगा। इसका काढ़ा बना के पी सकते हैं। काढ़ा बनाने की विधि होती है क्या कि आप जो भी आप चीज लेते हैं उसको कितना लेना है आपको, ये 1 चम्मच जितना ले लीजिए गोखरू, और रात को जो गोखरू ले रहे तो रात को भिगा दीजिए। उसके बाद सुबह उसको उबाल लीजिए, और जितना पानी आप लेंगे 1.5 गिलास पानी लीजिए, उसको आधा गिलास रह जाए, 2 तिहाई जला दीजिए, 1 तिहाई रह जाएगा तो उसको आप काढ़ा बना के पी सकते हैं। सुबह शाम आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मित्रों आप एक काम और कर सकते हैं, यदि आपको जल्दी ठीक होना है, आप जहां भी आसपास पतंजलि चिकित्सालय वहां चले जाइए। वहां यदि चिकित्सक बैठते हैं तो उनको पूछ लीजिए कि हम किडनी फेलियर के लिए हम क्या दवाइयां ले सकते हैं। तो वहाँ एक वृक्षदोषर काढ़ा आता है, वात आता है, उसको आप ले आइए, तो वो आप लेंगे तो उससे आपको सारी जड़ी बूटियां उसमें मिल जाएंगी। तो आपको विशेष अलग से बहुत सारी चीजें मिलानी नहीं पड़ेंगी। और मित्रों जैसे जैसे आपकी स्थिति बनती है पानी बढ़ाते जाइए। और जिनका डायलिसिस चालू नहीं हुआ है, प्राणायाम करने के साथ यदि आप पानी धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं तो आपको डायलिसिस पर नहीं आना पड़ेगा। 100% मित्रों, मैं 99% में बात नहीं करती हूँ, 100% मैं आपको कह रही हूँ। यदि आप पानी बढ़ा लेते तो आपकी किडनी ऐसे ही साफ हो जाएगी, तो आपको डायलिसिस नहीं करवाना पड़ेगा। तो मित्रों आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। और यदि आपके उसके बाद प्रश्न बचते हैं, निर्देशों को ध्यान से सुनेंगे, पालन करेंगे, डिस्क्रिप्शन के सभी वीडियोस देखेंगे, पालन करेंगे, तो मित्रों आप 100% अपनी किडनी को ठीक कर पाएंगे। बस कितना डैमेज हो चुका वो हम नहीं जानते, तो उस हिसाब से हमें बताते कि भाई आप 70 to 90% अपने आप को क्लियर कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितने निर्देशों का पालन कर रहे हैं। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और
कोई प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर करिए, वीडियो काफी लंबा हो चुका है। पर हाँ, आप ये मत कहिएगा कि आप इतने लंबे वीडियो मत बनाओ, क्योंकि मैं क्या नहीं बताऊं ये भी मुझे बता देना, इसमें मैंने क्या नहीं बताने जैसी बात बताई है। कुछ बातें रिपीट करनी पड़ती, कई बार आप लोग समझते नहीं, तो आप एक ही प्रश्न वही प्रश्न बार बार करते हैं। वीडियो पे देख लीजिए ना, हमें वही प्रश्न मिलते हैं जो हम समाधान बता रहे हैं। और मित्रों, डिस्क्रिप्शन में उसके अलावा हमारे संपर्क सूत्र इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक दिया, जब मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह डालते हैं जो आपके जीवन को उत्साह से भरने में बहुत अच्छा काम करते हैं। और नंबर भी आपको मिल जाएगा, यदि आप हमसे कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, वो भी हम आपको करते हैं। तो वो सारी निर्देश आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।